जी बिल्कुल, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की, जिसने अपना तीसरा सालाना बजट पेश कर दिया है। गवर्नमेंट की जानिब से इसे तारीखी और माशी तरक्की का बजट करार दिया जा रहा है, जैसे खैर हुकूमत कहती है कि अवामी बजट है। ताजर बरादरी कारोबारी तबके की जानिब से भी इसे रिलीफ ओरिएंटेड बजट कहा जा रहा है और इसको समहाउ इसको वेलकम किया जा रहा है। आज कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है जिसमें बजट पर बहस की जाएगी। शहबाज शरीफ साहब इस बहस का आगाज करेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन की हम अगर बात करते हैं तो इस पर आने वाली तजावीज़ पर गौर किया जाएगा और बहस के बाद बजट की शिकवार मंजूरी होगी। ताहम अपोजिशन की जानिब से बजट पर अब भी शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, और गवर्नमेंट ने बजट में नए टैक्स लगाने के 363 का इल्जाम लगाया है। 363 नए टैक्स लगाने का इल्जाम लगाया, जबकि पेट्रोलियम की मद में 610 अरब हासिल करने का हदफ। और IMF से मुज़ाकरात के हवाले से भी अपडेट है और जो NF अवार्ड्स में सूबों को हिस्सा ना तय करने के हवाले से और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे पर भी कई सवालात अपोजिशन की जानिब से उठाए गए हैं। इसी बुनियाद पर वफाकी बजट को अवाम पर मुआशी हमला भी करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जी अपोजिशन पार्लियामेंट में बजट की मंजूरी रोकने के लिए भी सरगर्म नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की गैर मशरूत हमायत का ऐलान भी किया है और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि बजट की मंजूरी से मुताल्लिक पार्लियामेंट गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे। इसके साथ साथ वफाक और सिंध के दरमियान भी अगर बात की जाए तो लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कराची में बैठ के पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध पर कौम परस्त होने का इल्जाम लगाते हुए उन्हें जो कहले मनी लॉन्ड्रेड करार भी दिया। और साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से सिंध में आर्टिकल 140 के नफाज का मुतालबा करते हुए वाज़ेह किया कि मकामी हुकूमतों के क़याम तक सिंध में तरक्की नहीं हो सकती। फवाद चौधरी के इल्जामात पर सिंध के वुज़रा ने भी भरपूर जवाब दिया, कैसे पीछे रहते, और कहा कि वफाकी वजीर आसिफ जरदारी पर तनकीद करके अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। और साथ ये भी कह दिया कि फवाद चौधरी बयानबाजी करके वजीर आला पंजाब बनना चाहते हैं। ये वो चहमगोइयां हैं जो फवाद चौधरी साहब के हवाले से पहले भी होती रहती हैं। ओपोजिशन इल्जाम लगाती रहती है। कल तो नासिर साहब ने मीडिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर इत्तलात ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि अपने मिशन सिंध कराची के दौरे पर हैं और ताबड़तोड़ जैसे कि हमने कहा हमले भी किए और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें कुछ अहम इशारे भी हमें मिले हैं। उनसे ही जरा बात करते हैं। फवाद साहब, सबसे पहले तो सुबह बखैर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ऑब्वियसली बिकॉज वही लीड स्टोरी है, इसी पे सबसे पहले आपसे बात करेंगे। इस वक्त ये जो आपने आर्टिकल 140 की बात की, सिंध के वुज़रा ने ये कहा कि 140 की सबसे ज्यादा जरूरत पंजाब में है। हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही जगहों पर है और तकरीबन हर ही सूबे में है ताकि तरक्याती काम हो, जो कि अभी तक उस तरह से नहीं हो रहे। तो इस सिलसिले में कोई मैकेनिज्म भी बनेगा या महज बयान बराए बयान था ये 140A के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि 100% इसकी जरूरत पंजाब में भी है और 100% की जरूरत सारे सूबों में है। और ये बात चूंकि अनफॉर्चुनेटली नासिर अली शाह साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो उन्होंने जिंदगी में कभी अखबार भी नहीं पढ़ी, तो उन्हें पता नहीं है कि वफाकी काबीना कम अज कम 3 बार तमाम और KP जो हमारे अपने सूबे हैं उनको भी कह चुकी है कि आप आर्टिकल 40 इन्फोर्स करें। और अभी पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट दी है कि हम इस साल के पहले खत्म होने से पहले पंजाब में नया मकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफिज करेंगे। और ये बात भी मैं आपको बताऊं कि पंजाब और KP 2 सूबे हैं जिन्होंने बराह रास्त तहसील मेयर चुनने के लिए लेजिस्लेशन की है। सिंध में जो इस वक्त निज़ाम है उसके साथ एक बुनियादी मसला है और ये वो मसला ये है कि सारा पैसा जो सिंध हुकूमत को जाता है उसकी तकसीम नहीं हो पा रही सिंध की आबादियों को। अर्बन आप लोग कराची में हैं, कराची का जो शेयर है वो कराची को नहीं मिल रहा और कराची को, और ये सिर्फ मसला कराची पे ही नहीं है, आप बदीन है, घोटकी है, इन डिस्ट्रिक्ट्स को में चूंकि तेल और गैस है तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए स्पेशल ग्रांट्स फेडरल गवर्नमेंट से जाती हैं सिंध हुकूमत को, लेकिन वो पैसा वहां नहीं लग रहा। वहाँ के लोग उतने ही गरीब हैं, वहाँ पे स्कूल नहीं है। अब जितना पैसा घोटकी के नाम के ऊपर सिंध ने लिया है, घोटकी को तो पेरिस होना चाहिए था। आप दूसरा फिर आप देखिए कि 90 अरब रुपए का पैकेज इन्होंने लड़काना को दिया। अब लड़काना में अपना कैमरामैन भेजें और वहां पे जाके देखें कि क्या। अब ये जो इतना पैसा सेंटर से जा रहा है सिंध में, इसके ऊपर आप ये नहीं कर सकते कि 2 लोग बैठ जाएं ऊपर, मैं आसिफ जरदारी और अपना मुराद अली शाह 2 बंदे बैठ जाएं और वो कहें कि ये ऐसे ऐसे कर दो।
लाखों, फिर ये पॉपुलेशन तो कभी अमीर हो ही नहीं सकेगी। सिंध में इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है वो भी बड़ी रेट्रोग्रेसिव है। जहां तक आप तरक्याती फंड्स की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब आप जाएं तो आप खुद कराची बोलता है कि कराची के अंदर इस वक्त कितनी ज्यादा मुख्तलिफ तरक्याती कामों की जरूरत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ऐसा कौन सा अमर माने हैं चौधरी साहब जो कि पंजाब में भी और सिंध में भी और दीगर सूबों में भी बल्दियाती इंतखाबात हो ही नहीं पा रहे, और पहले जो हुए उसमें अवामी नुमाइंदगी का इशू था, सुप्रीम कोर्ट ने नुमाइंदों को बहाल किया, उन तक भी फिर फंड इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि हुकूमत के अपने एतराजात थे। तो ऐसा क्या अमर माने हैं, क्यों नहीं हो पा रहा जब आइन की रिक्वायरमेंट है और ये तो आइन की पाबंदी नहीं हो रही अगर ये इंतखाबात नहीं हो रहे? देखिए, इसलिए तो कल मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है ना, अगर ये सूबों को देखें, हम जो वफाक है वो हम वहाँ पे कोई फौज तो नहीं भेज सकते ना इन्फोर्स करने के लिए। हमने तो कहना ही है, और मैंने जिस तरह से आपको अर्ज किया कि फेडरल कैबिना ने 2 दफा जो है वो तमाम सूबों को ये हिदायत की है कि आप आर्टिकल 140 इन्फोर्स करें, मुकामी हुकूमतों का निजाम बनाए। अब सुप्रीम कोर्ट को कल मैंने इसीलिए ये रिक्वेस्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट की जो असल काम करने का है वो ये है कि वो आर्टिकल 148 के अमल को यहाँ पे इन्फोर्स करे और यकीनी बनाए। और 2 हिस्से आर्टिकल 148 के 3 हिस्से हैं। पहला कहता है कि आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट की सतह पे जी। दूसरा हिस्सा कहता है कि आप जो गवर्नमेंट बनाएंगे उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देंगे। और तीसरा हिस्सा कहता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन करें। एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल डेवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है पाकिस्तान में, ताकि ये बातें कि सूबे बने और वो बने और ये करें, ये बातें खत्म हो। अपने लोग खुद डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों के जरिए अपने काम करवा सकें। ठीक हो गया। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब, ऑपोजिशन की बात करें तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामेंट में आज बजट मंजूरी के हवाले से गवर्नमेंट को टफ टाइम देने का ऐलान किया, और इसी अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी कुछ दोबारा से राब्ते हुए हैं। ऑपोजिशन को इस तरह की स्ट्रैटेजी है, उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली होने वाली है? कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं अपोजिशन की। एक ही स्ट्रेटजी है कि अपना ऐवान के अंदर आए और वहां पे कहें कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए और वापस चले गए। इसके अलावा उनकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, दुनिया में अपोजिशन ऐसे काम नहीं करती जैसे पाकिस्तान में। आप आए, आप कहेंगे ये हुकूमत का बजट है, ये बिल्कुल बजट, ये हिस्सा इसका खराब है, हम इसके ऊपर ये ऑल्टरनेटिव तजावीज देना चाहते हैं। आप देखिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, हमने कहा ये 49 अमेंडमेंट्स हम करना चाहते हैं। इन्होंने, आप आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे कहें कि नहीं आपकी रिफॉर्म्स खराब है, हम आपको देना चाहते हैं। ये तो जो पोजीशन में आप देखें, सुबह जाते हैं ये सारे मरियम औरंगजेब और वो सारी कंपनी बाहर बैठ जाती है मार्कर्स लेके, उसके बाद चार्ट लिखते हैं, वो चार्ट लिख के वो ईवान के अंदर आते हैं, केजी के बच्चों की तरह शोर मचाते हैं और उसके बाद। अच्छा फवाद साहब, कल आपने मुराद अली शाह को कठपुतली कहा। मुझे याद है कि जब बिलावल इमरान खान को कठपुतली कहते थे, आप समेत सभी वुज़रा कहते थे कि अवामी मैंडेट की तौहीन करते हैं वो, तो कल आपने सिंध के अवाम के मैंडेट की तौहीन नहीं की ये बात करके? आप दिल पे हाथ रख के बता दें कि सिंध हुकूमत को मुराद अली शाह चला रहे हैं या जरदारी साहबान चला रहे हैं? ये इल्जाम तो वैसे ये इल्जाम तो बुज़दार साहब पे भी लगता है कि वो भी व्हाट्सएप फॉलो करते हैं इमरान खान साहब का। बुज़दार साहब ने तो कभी इनकार ही नहीं किया ना। असल में बात ये है, मतलब अगर मुराद अली शाह साहब इकरार कर लें तो यू विल बी फाइन कि हाँ ऐसा हो रहा है। नहीं, मुराद अली शाह साहब जो हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि उनकी हुकूमत जो है वो वहां पर तमाम जो फंड्स है उसको कंट्रोल करके बैठी हुई है और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहां पे बिलावल हाउस से चल रही है। पंजाब में फर्क ये है कि इमरान खान का जो एडवांटेज है इस वक्त होने का, इमरान खान के फेक अकाउंट्स नहीं है जिसमें उन्होंने फोन करके कहना है कि आप फलाने ठेकेदार को ठेका दे दें और वो ठेकेदार इतने पैसे इस अकाउंट में करा दे, इतने इसमें करा दे। तो पंजाब के इश्यूज ये नहीं। और जो बुज़दार साहब हैं वो इमरान खान की 100% बात मानते हैं, कोई शुबा नहीं है, लेकिन इमरान खान की पॉलिसी बातें जो है वो आनी ही, पॉलिसी तो उसी पॉलिटिकल पार्टी ने देनी है ना जो इलेक्ट हुई है। अब इमरान खान जो है वो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग देंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि तमाम जो ठेके किसको मिलना है, आपने ये सड़क यहाँ पे बननी है, ये गली यहाँ पे बननी है, फलाने को रोकना है, फलाने पे पर्चा कराना है, ये फैसले बिलावल हाउस से होते हैं। और जो मुराद अली शाह साहब हैं वो बेचारे बिल्कुल बेबस है वहां पे।
सिंध में तो उनके तो बाहर लिखना चाहिए कि मुराद अली शाह को रिहा करो। ठीक हो गया। फायज साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से बात करें तो ऑपोजिशन ने तो उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया, लेकिन गवर्नमेंट इस हवाले से बड़ी होपफुल है कि आइंदा जो आम इंतखाबात होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए होंगे। अब ऑपोजिशन की मुखालफत के बावजूद कैसे पॉसिबल होगा? साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों की हम बात करें, उनकी वोटिंग के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? उनकी पहले तो दो हिस्से हैं इसके। एक हिस्सा है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है जी, दूसरा बायोमेट्रिक्स का है और जी, तीसरा इंटरनेट वोटिंग का है। सही। हमने ये किया है, हम चाहते हैं कि जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है हम उसको मानते हैं कि हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तकरीबन 85-90 लाख लोग हैं बाहर। हम उनको ये फैसिलिटी देना चाहते हैं कि वो वोट करें। और इस बार भी आपने देखा है जो रेमिटेंसेज हैं वो सबसे बड़ी। एक और बात मतलब देखना आपने ये है कि देखो $500 से कम की 90% रेमिटेंसेज है। यानी आप दोनों ये देखो कि जो पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं लोग वो कौन है? वो लेबर है हमारी, लोअर क्लास गरीब लोग हैं जो $500 से। अब आप उनको इतनी भी इज्जत नहीं दे सकते। जो PMLN में कल एहसन इकबाल ने कहा कि उनको तो पता ही नहीं पाकिस्तान का। ठीक है। आखिर में शरीफ को, हुसैन नवाज को पता है जो वहाँ पे रहते हैं पार्कलैंड में, और ये जो लेबर है इसको नहीं पता पाकिस्तान का। वो असल में खैर प्रोसीजर पे मेरे ख्याल में ज्यादा एतराज है। बहरहाल ठीक है, विद द टाइम हम इस पे बात करते हैं कि आखिर में एक तो लोड शेडिंग दोबारा कहां से आ गई फवाद साहब, नंबर 1। नंबर 2, आपकी हुकूमत ने कहा, आपके वजीर खजाना ने कहा कि अवाम को रिलीफ देंगे लेकिन बिजली महंगी कर रहे हैं, अवाम को रिलीफ देंगे पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर रहे हैं, अवाम को रिलीफ देंगे तो ये कैसे होगा? ये दोनों चीजें हैं जो डायरेक्टली हिट करेंगी लोअर क्लास को, तो ये कैसे होगा? पेट्रोल भी बढ़ेगा, बिजली भी बढ़ेगी, लेकिन अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? अच्छा, पहली बात तो यह है कि गुज़िश्ता 48 घंटों से तो किसी मुल्क में कहीं पर कोई लोड शेडिंग नहीं, और कई जगहों के ऊपर जो टेक्निकल फॉल्ट है या वो रिकवरी का है वो तो है, लेकिन 48 घंटों से लोड शेडिंग जो है वो मुल्क में अब जो है वो नहीं है। और कराची में तो थी ही नहीं, क्योंकि 500 मेगावाट बिजली जो है वो के इलेक्ट्रिक को हम ज्यादा दे रहे हैं पिछले सालों से, और वहाँ पे बिल्कुल जो है वो लोड शेडिंग नहीं है। अब ये आ जाए कि ये जो कीमतें बढ़ाने का, हमें उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट की जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें ये कीमतें जो हैं वो नीचे जाएंगी और हमें ये कीमतें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आप देखिए कि इस वक्त जो नून लीग की हुकूमत ने जो मुआहदे किए उसके नतीजे में आपके जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो 1000 अरब रुपया आपने साल का देना है बिजली के कारखानों को, चाहे वो बिजली बनाए या ना बनाए। ये मुआहदे जो है वो नून लीग करके गई है। उसके बाद आपको आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है इनकी अकल का अंदाजा और प्लानिंग का अंदाजा ये लगा ले कि टोटल जो आपका बिजली ट्रांसमिट करने का कैपेसिटी है वो 24,000 मेगावाट है, और इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है वैसे बनाने की वो 30,000 मेगावाट है। और ये भी 4,000 मेगावाट तब हुई है जब ये अभी उमर अयूब ने ये पैसा खर्चा 80 अरब रुपया खर्चा और 4,000 मेगावाट ट्रांसमिशन, वरना 20,000 की। सही, तो 20,000 मेगावाट ट्रांसमिशन कैपेसिटी और 30,000 मेगावाट बिजली बनाने का लगा दिया। इस पे वो आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि उस वक्त इतनी कमी थी कि हमने जरूरत से ज्यादा बिजली बनाई, वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। आर्ग्यूमेंट बहुत ही बकवास है ना, क्योंकि आपकी ट्रांसमिशन ही नहीं आप कर सकते तो आप क्यों बनाएंगे? ठीक है फवाद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अर्ली इन द मॉर्निंग हमें जोड़ने के लिए और तुर्श और सख्त सवालों के जवाब अलग सुबह देने के लिए। The best line was मुराद अली शाह को रिहा करो। अगरचे और इस पे ये कि बहुत सारी चीजों पे बहुत डिबेट हो सकती है, ऑब्वियसली हुकूमती मौक़िफ़ है जो आप तक पहुंच रहा था और हमने कोशिश की कि वो क्लियर करें। बहरहाल हमने एक ब्रेक इस वक्त लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मजीद इस हवाले से बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड।